डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड, ठीक है, तो वी कैन यानी कि म्यू जो है पोटेंशियल एनर्जी वीएम वो डिपेंड करती है म्यू मैग्नेटिक मोमेंट और इसकी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड। तो हमारे पास जो ठीक है टॉर्क है ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, और कौन सा मैग्नेटिक डाइपोल, जो मैग्नेटिक फील्ड जिसकी फ्लक्स डेंसिटी बी है उसके अंदर रखा हो, तो वो टॉर्क जो है म्यू बी साइन थीटा के इक्वल होगा। अब जो एंगल थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन म्यू एंड बी, यानी वो एंगल थीटा म्यू और बी के दरमियान है। अब इस एक्सप्रेशन से हम बता सकते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 होगा। तो थीटा 90 पुट करें तो साइन 91 हो गया, तो टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा, यानी जब टाउ म्यू और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और जीरो कब होगा, जब पैरेलल और एंटी पैरेलल, यानी एंगल थीटा जो है वो 0 या 180 हो। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है उस मैग्नेटिक डाइपोल की जो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा। वो रेफरेंस पॉइंट जो है, हम कहते हैं कि उस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज 0, ठीक है। और हम उस रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम नोट करेंगे। हमारे लिए ये जो फिगर है, जिस तरह कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई हुई है और इसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है जो कि एंगल थीटा बना रहा है विद मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। हम ये कहते हैं कि Vm 0 है जब थीटा 90 है बिटवीन म्यू एंड बी, यानी जब म्यू और बी के दरमियान एंगल थीटा 90 है तो उस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट हम सेट कर लेते हैं कि वो 0 है, एंड वो 0 है। और इस एंगल यानी इसके लिहाज से, इस रेफरेंस पॉइंट जिसके ऊपर Vm 0 है, इसके लिहाज से बाकी जो भी डायरेक्शंस हैं उनके ऊपर हम जो है मालूम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी Vm। तो हमें अगर Vm मालूम करना है तो Vm क्या होगा, टाउ डी थीटा इंटीग्रल 90 टू एनी पर्टिकुलर एंगल थीटा। अब टाउ हम मालूम कर चुके हैं, हमें पता है किसके इक्वल है, मैं नहीं लिख पाया मेरा ख्याल, म्यू टाउ बी जो है साइन थीटा। हाँ ये लिखा म्यू बी साइन थीटा है। तो आपने टाउ की जगह पे म्यू बी साइन थीटा पुट करेंगे और इंटू डी थीटा आ गया, तो म्यू बी कांस्टेंट बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन के अंदर 92 एनी पर्टिकुलर एंगल थीटा साइन ऑफ थीटा डी थीटा आ गया। तो इंटीग्रेट किया तो ये आ गया माइनस म्यू बी काज ऑफ थीटा। अच्छा, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी माइनस म्यू बी काज ऑफ थीटा। अब हम डिफरेंट एंगल्स के लिए Vm देखते हैं। अगर काज 0 हो तो आपका Vm क्या हो जाएगा, माइनस म्यू बी। और अभी मैं साबित करूंगा कि ये माइनस म्यू बी मिनिमम वैल्यू है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे अगर मैं थीटा की जगह पे 90 पुट कर लूं तो काज 90 क्या होता है, 0। 0। तो Vm क्या हो गया, 0। अगर थीटा की जगह पे मैं 180 पुट कर लूं तो काज 180 क्या हो गया, -1, -1। और Vm हो गया म्यू बी। तो इट मीन्स 180 जब थीटा है तो Vm म्यू बी के इक्वल है, जब थीटा 0 है तो Vm 0 है, और जब
थीटा 90 है तो Vm 0 है, और जब थीटा 0 है तो Vm माइनस म्यू भी है। तो इन तीनों वैल्यू में जो मिनिमम वैल्यू है वो जब थीटा जो है आपका 0 है, उस वक्त वैल्यू जो है मिनिमम वैल्यू है ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या चीज है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली म्यू करंट टाइम्स द एरिया इट इनक्लोजेस। अगर एक किसी करंट लूप के अंदर इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी v के साथ रोटेट कर रहा है तो करंट क्या होगा, माइनस ई टाइम्स उसकी जो जिस वो स्पीड से वो रोटेट कर रहा है, यानी रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो आई हो गया माइनस ई इंटू वी। ठीक है, और म्यू हमारे पास, अच्छा एक इसके इक्वल है पाई आर स्क्वायर। अगर उस सर्कल का रेडियस आर है तो एरिया उसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो म्यू हो गया माइनस ई वी इंटू पाई आर स्क्वायर। हमें पता है कि लीनियर स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो किसकी इक्वल होती है, 2 पाई वी आर। तो एल हमें पता है एम वी आर की इक्वल है, तो हम उसकी जगह पे ये आर जो है स्क्वायर, ये हमें ऊपर वाला जो म्यू वाला एक्सप्रेशन है उससे हम लिख सकते हैं म्यू ओवर माइनस ई वी पाई। तो ये वैल्यू पुट करें तो म्यू आपके पास आ जाता है माइनस एल ई ओवर 2m। यू कैन सॉल्व। ये न्यू और वी के अंदर जो डिफरेंस है इसको आपने केयरफुली नोट करना है, बुक से देख लीजिएगा। तो म्यू को अब आपने ये जो अपर वाला एक्सप्रेशन है माइनस म्यू बी कॉस ऑफ थीटा, उसके अंदर म्यू वाला एक्सप्रेशन पुट करें तो म्यू आपके पास आ गया माइनस ई ओवर 2m एल। माइनस ई ओवर 2m जो है उसको कहते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो म्यू के अपोजिट होती है, राइट। तो हमारे पास यस सर। जो Vm आ गया, यहां से सॉरी, आपने जब म्यू की वैल्यू पुट की ऊपर वाले रिलेशन में माइनस म्यू बी की जगह पे, तो ये Vm जो है क्या बन गया, ई ओवर 2m एल बी काज ऑफ थीटा। ठीक है, यानी मैंने क्या किया है, बेसिकली म्यू की वैल्यू ई ओवर 2m एल पुट कर दी है, बाकी बी काज ऑफ थीटा Vm के साथ वैसे ही है। तो Vm मेरे पास आ गया, जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम इन ए मैग्नेटिक फील्ड वो हो गया ई ओवर 2m एल बी काज ऑफ थीटा। यानी ये पोटेंशियल एनर्जी सम कांस्टेंट टाइम्स आपके पास एल और बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। यानी एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके दरमियान जो एंगल है उसके डिपेंड करता है। हमें पता है कि जो एल है एंगुलर मोमेंटम, ये वेल डिफाइंड इसकी मैग्नीट्यूड है और ये क्वांटाइज्ड है। ठीक है, क्वांटाइज्ड भी है, यानी इसका क्वांटाइज से मुराद इसका जो z कंपोनेंट है जिसको हम एल जेड कहते हैं वो क्वांटाइज्ड है, जिसको एम एल एच का हम बोलते हैं। तो एल की जो मैग्नीट्यूड है, अगर आपको स्मॉल एल पता है तो यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एल। एल एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। एल स्मॉल 2 है तो कैपिटल एल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, 2 इंटू 2 प्लस 1 अंडर रूट एच कट, तो कैपिटल एल हो गया 6 अंडर रूट एच कट। लेकिन उसके जो जेड कंपोनेंट है एल जेड, और एल जेड क्या होता है, वो कंपोनेंट है जो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी एल जेड की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होती है। तो आपके पास एल जेड हो गया
LZ है ML H कट। और यहाँ पे मैंने ड्रा करने की कोशिश की है कि अगर आपका L वेक्टर है तो वो Z के साथ जो उसका Z कंपोनेंट है वो कौन कौन से हो सकते हैं, पर्टिकुलर वही वैल्यू आती है क्योंकि LZ क्वांटाइज्ड है, इसकी ये स्पेसिफिक वैल्यूज हैं। अगर L2 है तो ML की वैल्यूज कौन कौन सी होंगी? 210। ठीक है, तो LZ की कितनी वैल्यूज होगी? 5। अगर L2 है तो LZ जो है आपके पास कैपिटल आ गया 600√h कट, स्मॉल L2 है तो आपके पास LZ यानी इसके कंपोनेंट अलोंग Z वो 5 मतलब उसकी वैल्यूज बनती हैं। कौन सी हैं? 2 1 0 -1 -2। तो जब h कट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो LZ की वैल्यूज बन गई 2h कट, h कट 0 -h कट -2h कट। ये 5 वैल्यूज आपके पास है। और एक और चीज कि LZ जो है, जो कंपोनेंट है अलोंग B, कंपोनेंट ऑफ L है अलोंग B, वो ऑलवेज स्मॉलर होता है देन वैल्यू ऑफ L। यानी LZ जो है मॉड वो ऑलवेज LZ मॉड ऑलवेज स्मॉलर देन L। वो दो तरीकों से आप साबित कर सकते हैं। एक, कोई भी आप वैल्यू लें L की और उसके लिए उसके कंपोनेंट फाइंड आउट करें तो ऑलवेज यू गेट हिज कंपोनेंट स्मॉलर इन वैल्यू देन L। दूसरा, इस फिगर से देखें कि L जो है वो कभी भी हम अलाइन नहीं कर सकते LZ के अलांग। यानी L जो वेक्टर है क्योंकि उसको कंपोनेंट डिफरेंट उसके स्पेसिफिक एंगल्स हैं, यानी L और B के दरमियान स्पेसिफिक एंगल आपके पास बनता है तो उसकी वो स्पेसिफिक डायरेक्शन है। कभी भी जो L वेक्टर है वो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो LZ है और L जो है दोनों की सेम वैल्यू इन मैग्नीट्यूड नहीं हो सकती। LZ ऑलवेज लेस देन कैपिटल L होगा। ठीक है, अच्छा अब अगर L 0 हो तो इट मींस LZ हैव ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ 0, क्योंकि ML L 0 है स्मॉल तो ML 0 होगा, तो इट मींस LZ 0 हो गया। इट मींस के L इज परपेंडिकुलर टू B, यानी जो B की डायरेक्शन है L उससे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये आपको एक्सप्रेशन बता रहा है। जब L 1 है तो LZ की वैल्यूज क्या होंगी? H कट 0 और -H कट। जब L 2 है तो LZ की वैल्यूज क्या है? 2H कट, H कट 0 -H कट और -2H कट। तो स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो हमने यहाँ पे फिगर जो है उसके अंदर मैंने बता दी, जो प्रीवियस फिगर थी। और हमें पता है कि एब्सेंस ऑफ जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जो डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस है वो आर्बिट्रेरी होती है। यानी जब मैग्नेटिक फील्ड है अप्लाई तो ऑलवेज हम Z एक्सिस को अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड कन्वेंशनली उसको कंसीडर करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फिर हमारी Z एक्सिस आर्बिट्रेरी है। अच्छा, अब हमें एक क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई ओनली वन कंपोनेंट ऑफ L जो है वो क्वांटाइज्ड है। ठीक है, कि व्हाई ओनली वन कंपोनेंट ऑफ L इज क्वांटाइज्ड। कोई बता सकता है इसका आंसर? जी, why only one component of L
is quantized. सर बाकी कम्यूट नहीं करते एल स्क्वायर के साथ? कम्यूट नहीं करते, ये भी बात ठीक है। एक इस अंदाज से भी आप बता सकते हैं कि एल जो है वो कभी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन या पॉइंट नहीं करता जेड के साथ, बट ये कौन ट्रेस करता है अलोंग दी जो है जेड डायरेक्शन या अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साइड्स। अगर हम कहते हैं एल फिक्स्ड होता, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती, तो इट मींस के एल एक्स और एल वाई की कोई और एल जेड की कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती जो कि पॉसिबल, यानी इट मींस कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर एक प्लेन में रिवॉल्व कर रहा है कि एल फिक्स्ड होता, तो एल एक्स एल वाई और एल जी की कोई डेफिनेट फिक्स्ड वैल्यू होती। इट मींस इलेक्ट्रॉन एक प्लेन के अंदर क्या होता, कन्फाइंड होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि एल की डायरेक्शन जेड डायरेक्शन है, तो इट मींस इलेक्ट्रॉन को एक्स और वाई प्लेन के अंदर ऑल द टाइम्स मूव करना चाहिए। और ये उसी वक्त पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कंपोनेंट पी जेड जेड डायरेक्शन में हो और जो अनसर्टेन है, तो ये इम्पॉसिबल है। अगर तो एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये जिस तरह मैंने फिगर बनाई हुई है इस पेज के ऊपर, कि दो डिफरेंट प्लेन्स शो की गई हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह डिफरेंट प्लेन्स के अंदर मूव कर रहा है और हर प्लेन का जो परपेंडिकुलर है वो एल की डायरेक्शन है। और अगर उसको आप उसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन बनाएं तो ऐसे लगता है कि जेड एक्सिस जो कि बी की भी डायरेक्शन है उसके अलोंग जो है एल कोण ट्रेस कर रहा है, यानी अलोंग जेड एल जो है इस तरह रिवॉल्व कर रहा है कि जैसे लाइक ए कोण ट्रेस कर रहा हो, और उसका कंपोनेंट जो कि जेड की डायरेक्शन में है जिसको एल जेड कहते हैं वो एम एल एच काटते हैं। तो इसलिए एल का सिर्फ एक कंपोनेंट एल जेड ही जो है वो क्वांटाइज्ड है, बाकी कंपोनेंट नहीं। अगर बाकी होते तो फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ही प्लेन के अंदर वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है। तो यहाँ पे इसको पढ़ लें, मैं अटेंडेंस साथ आपकी ले लूँ और फिर डिस्कस करूँगा। कल हम जो है नेक्स्ट जो आर्टिकल है जीमान इफेक्ट नॉर्मल जीवन या नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। E/2 में उसको ये बेसिकली प्लाज्मा के अंदर जो है चीज यूज होती है। मुझे इसको कोई इस रेशो को जायरोमैग्नेटिक क्यों कहते हैं एग्जैक्टली नहीं पता, अभी आप बाकी पढ़ें, मैं देख लेता हूँ एक मिनट। तो भी उन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम जो रेशो है उसको उन्होंने उसको जायरोमैग्नेटिक रेशो कहा गया, यानी इन अदर वर्ड्स उन्होंने म्यू ओवर एल जो है उसको जायरोमैग्नेटिक रेशो ही डिफाइन करते हैं, यानी मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम इनकी जो रेशो है उसको जायरोमैग्नेटिक रेशो कहते हैं। क्या क्या हम्म, हम्म। वो भी आप मतलब अल्टरनेट उसका एक्सप्रेशन है ना, डिफरेंट अंदाज में एक्सप्रेशंस को डिस्क्राइब, मसलन आप जायरोमैग्नेटिक रेशो जो है, या अगला एक्सप्रेशन वीएम वाला है E/2m LB cos थीटा है, तो यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन बन गया है, तो माइनस साइन लगा लें, जायरोमैग्नेटिक रेशो बन गई और V/LB cos थीटा आ गया, एक और अंदाज आ गया उसको एक्सप्लेन करने का। तो थोड़ा सा उसको आप अल्टर कर सकते हैं, मतलब है वन वे ऑफ टेलिंग इज कि रेशो ऑफ म्यू ओवर एल, म्यू और एल की जो रेशो है उसको जायरोमैग्नेटिक रेशो कहते हैं। जब आप
किसी भी मैग्नेटिक मोमेंट को, मैग्नेटिक डाइपोल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है, टाउ, वो उसके मैग्नेटिक मोमेंट, और टाउ जो है म्यू और बी के दरमियान जो एंगल है उस पर, यानी म्यू और इसकी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो टाउ जो है वो म्यू बी, ये अगर आपने और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना हो तो आई विल सजेस्ट रीडिंग जो ग्रिफिथ की बुक है ना, उसमें डाइपोल वाला जो आपका आर्टिकल है उसको पढ़ लेंगे तो आपको और फर्दर डिटेल यहाँ मिल जाएगी अगर फर्दर डिटेल आपने देखनी है डाइपोल के बारे में। ओके सर। हाँ, तो जो टॉर्क है बेसिकली यहाँ जस्ट ये यूज किया है कि टाउ जो है ऑन टॉर्क ऑन डाइपोल के किसके इक्वल होता है, म्यू बी साइन ऑफ थीटा के, यानी म्यू और इसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू फील्ड वो क्या होता है।